दोस्तों नमस्कार। स्वागत है परीक्षा खबरी में। 21 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। काफ़ी लोग इंक्वायरी कर रहे थे यूपी-पीसीएस 2022 के लिए प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा संपूर्ण कोर्स फाउंडेशन। काफ़ी लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे थे, पीसीएस जे वालों के लिए भी और एपीए वालों के लिए भी, क्योंकि जीएस उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी पे आज वीडियो में बनाऊंगा जीएस के लिए, तो उसके बाद आप लोग जुड़ना स्टार्ट करें। और अब सही समय है तैयारी शुरू करने का, क्योंकि अगर एक महीना और बीत गया तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि जल्दी जल्दी काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी। अभी क्या है कि ये सही समय है आपका, अभी भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करिए और जल्दी से ख़त्म करके रिवाइज करिए जितनी बार हो सके चीज़ों को। तो हमारे प्रोग्राम का यही उद्देश्य रहता है कि न सिर्फ आप ख़त्म कर सको सारी चीज़ों को, बल्कि बार बार रिवीजन कर सको। अगर उसमें आप कामयाब हो जाते हो, टेस्ट सीरीज लगा लेते हो, इसके अलावा पीवाईक्यू आदि पढ़ ले, तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब 100 से अधिक आप करके आओगे प्रश्न, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए चलिए स्ट्रेटजी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, आज देखना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह का संबोधन किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह का संबोधन किया गया। किसके द्वारा किया गया ये पूछ सकता है। कार्यक्रम ने ब्रह्म कुमारियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित पहल का अनावरण किया, जिसमें 30 से अधिक अभियान शामिल हैं। ग्रैमी अवार्ड विजेता मिस्टर रिकी केज द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित एक गीत जारी किया गया। ये वाली लाइन याद रखेगा, रिकी केज। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से 20 जनवरी 2022 को मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा मॉरिशस को $190 मिलियन के ऋण समझौते का भी आदान प्रदान किया गया। लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मॉरिशस की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश है, द्वीपीय देश है, मतलब हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर का एक द्वीप राष्ट्र मॉरिशस अपने समुद्र तटों, लैगून और चट्टानों के लिए जाना जाता है। पर्वतीय आंतरिक भाग में ब्लैक रिवर गार्जेस नेशनल पार्क शामिल है, ध्यान रखिएगा, जिसमें वर्षावन, झरने, लंबी पैदल यात्रा के रास्ते और उड़ने वाली लोमड़ी जैसे वन्यजीव शामिल हैं। कैपिटल पोर्ट लुइस में चैम्स डी मार्स हॉर्स ट्रैक, यूरेका प्लांटेशन हाउस और 18वीं सदी के सर सीवो सागुर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन जैसी जगहें हैं। ध्यान रखिएगा, मॉरिशस भले अफ्रीका में, लेकिन भारतीय संस्कृति यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है और भारत के ही लोगों का एक प्रकार देखें तो इस द्वीप में पूरी तरह से कब्जा है। कब्जा क्या मतलब, भारतीय लोग ही ज़्यादातर वहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी जो हैं वो प्रवासी भारतीय हैं। प्रविंद जगन्नाथ इनका नाम है। राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशस रुपया है। जनसंख्या 12.7 लाख लगभग है 2020 में जो आंकड़े आए थे विश्व बैंक के। मॉरिशस की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में ये मॉरिशस द्वीप स्थित है। और ये जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मॉरिशस से होकर जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि चीन बहुत लंबे समय से भारत को हिंद महासागर में असहज करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, वो मोती की माला की नीति अपना रहा है। यह अर्थात जो हिंद महासागर के राष्ट्र स्थित हैं, द्वीपीय राष्ट्र हों, तटीय राष्ट्र हों, उनके कोई न कोई पोर्ट या उनको पूरी तरह से मदद दे करके वहाँ पर अपना सैन्य छावनी या पोत वो अपना स्थापित कर रहा है। भारत में उसको प्रतिरोध करने के लिए, उसको उसका विरोध करने के लिए एक तो चाइना का जो एक पॉलिसी है कि कर्ज में डुबा दो, उसके बाद नौपनिवेश बना लो, एक प्रकार से जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका की स्थिति है। तो भारत भी लोगों को समझा रहा है कि चाइना से अगर मदद लोगे, एक्स्ट्रा मदद, तो आने वाले समय में चाइना ऐसा करेगा। तो इस बात को समझाने में सफल रहा है कुछ देशों को। काफ़ी देश पीछे भी हटे हैं और हटने के भी प्रयास में लगे हुए हैं। दूसरी बात है, भारत डबल फिश कुक की नीति अपना रहा है, जैसे मलक्का जल संधि हो गई या फिर आपका रीयूनियन द्वीप हो गया फ्रांस का,
ठीक, इंडोनेशिया के द्वीप हो गए, ठीक है, अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है ही बहुत स्ट्रेटेजिकल रूप से महत्वपूर्ण, कभी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसमें मॉरिशस आदि जो राष्ट्र हैं, जो तटीय राष्ट्र हैं, इनको भी अपने पक्ष में लेना। मालदीव, यहाँ पर ढेर सारी परियोजनाओं में अपना जो है पैसा लगाना। ऐसे नहीं भारत पैसे दे रहा है इनको, भारत पैसा देना भारत को इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंद महासागर में अगर नियंत्रण नहीं करेगा भारत, किसी एक महान विचारक थे, उन्होंने कहा था, उनका नाम माहन ही था, उन्होंने कहा था कि जो 21वीं सदी के भविष्य का फैसला हिंद महासागर की लहरों पे होगा। मतलब हिंद महासागर पे जिस देश का नियंत्रण होगा, अर्थात अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए, जल के लिए होगा, जल पर नियंत्रण के लिए होगा। और ये युद्ध व्यापक होगा या सूक्ष्म होगा, जैसा अभी चल रहा है, संघर्ष के रूप में है। ये युद्ध में तब्दील होगा ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि परमाणु बम बहुत ही खतरनाक है, हर कोई उससे वाकिफ है। लेकिन ये संघर्ष ही जो है नियंत्रण करने का, यही एक प्रकार से अभी छद्म है, आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। चाहे दक्षिण चीन सागर हो, हिंद महासागर के जो कुछ भाग हैं वो हो, अमेरिका भी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज का। अच्छी बात है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत एक साथ हैं, चाइना का प्रतिरोध करने के लिए हैं। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में कब कौन कहाँ चला जाएगा, इसका कोई अभी से कुछ कहा जाना संभव नहीं है। भविष्य में ही ये डिसाइड होगा। जैसे कि आपने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका एक साथ आ गए थे, एक ही गुट में आ गए थे, कुछ ही समय के लिए, लेकिन आ गए थे। युद्ध समाप्त होते ही फिर से वो दोनों दुश्मन हो गए। तो इस तरह की भी स्थिति देखी जा सकती है आने वाले समय में। इसलिए भारत को जरूरी है कि अपनी कुछ नीति अपना करके इन देशों में परियोजनाओं में व्यय करे, इनको अपने पक्ष में ले, यहाँ पे अपने जलपोत स्थापित करे, यहाँ पे अपने जो है युद्धपोत या फिर अपना जहाजी बेड़ा यहाँ पे स्थापित करे, ताकि न सिर्फ व्यापार की दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित करे, न सिर्फ अपने तटों में स्थित जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि भारत में देखिए तो जितने अनुसंधान केंद्र हैं वो मेनली तट पे ही स्थित हैं, तो इसलिए उनकी सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ तो वही है। इसलिए भी भारत को जरूरी है कि न सिर्फ परियोजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करे, अपनी चाहे संस्कृति का हवाला दे करके, चाहे मदद का हवाला दे करके इनसे हमेशा जुड़ा रहे। यही कारण है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी उतना ही जरूरी है ना, क्योंकि प्रवासी ही इन सब ऐसे देशों को चला रहे हैं। प्रवासियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वहाँ की राजनीतिक जो उठापटक होती है या राजनीतिक जो फैसले होते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो या फिर ये द्वीपीय देश हों। चीन की अध्यक्षता में हुआ 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन। तो शेरपा मतलब ये मंत्रियों की बैठक होती है, शीर्ष जो बैठक होती है, शिखर सम्मेलन जो होता है, इनके शीर्ष नेतृत्व में, अर्थात राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ के नेतृत्व जब करते हैं तो शिखर सम्मेलन होता है। और अभी शेरपाओं का ये बैठक आयोजन हुआ था। तो चीन की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ। आपको पता है इंडिया में पिछली बार ब्रिक्स का आयोजन हुआ 2021 में, तो इस बार 2022 में कहाँ आयोजन होना है? चाइना में होना है। आई के बाद सी 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक को आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया। चीन ने 2022 में ब्रिक्स की घूर्णन अध्यक्षता संभाली। घूर्णन अध्यक्षता मतलब ये घूर्णन क्रम में, चक्री क्रम में अध्यक्षता होती है, अर्थात सबसे पहले ब्राजील में, फिर रसिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में इस बार होगा, अगली बार साउथ अफ्रीका में होगा। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। पहले ये केवल ब्रिक था। साउथ अफ्रीका 2010 में इसका सदस्य बनता है, तब यह ब्रिक्स हो जाता है। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। वर्ष 2006 में इन चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया।
दिसंबर 2010 में, हालांकि इसमें दिया नहीं है, याद रखिएगा, 2009 में ये संगठन अस्तित्व में आया। रूस के येकातेरिनबर्ग में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, वहां पे पहली बार ये सम्मेलन भी हुआ था। तो उसके बाद अगले वर्ष ही इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। इस तरह से ब्रिक्स कहलाया। हालांकि साउथ अफ्रीका ने पहली बार बैठक में 2011 में भाग लिया था। ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष इसी क्रम के अनुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। वर्ष 2021 के सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? भारत था। वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पे 2 प्रश्न पूछेंगे आपसे, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये दोनों ही आपको उत्तर देने हैं कमेंट बॉक्स में, कई बार बता चुके हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने वाले शीर्ष 10 वैश्विक देशों में भारत शामिल हो गया है। ये ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। तो द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च और निवेश के मामले में छठे स्थान पर है, छठे स्थान पे है विश्व में, ध्यान रखिएगा। एआई उपलब्धियों में भारत से आगे आने वाले देशों में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी शामिल है। छठा भारत है। दुश्मनों का काल, ब्रह्मोस। तो भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के लिए नए संस्करण का सफल परीक्षण कर लिया गया। तो भारत ने 20 जनवरी 2022 को ओडिशा तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 2.8 गुना या 3 गुना तेज गति से उड़ान भरी है। डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय नौसेना के एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से ब्रह्मोस के एक नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को आईसीसी T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। आईसीसी मेंस T20 टीम में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। भारतीय टीम की उप कप्तान 2021 में 31.87 के औसत से 255 रनों के साथ T20 प्रारूप में देश की सर्वोच्च स्कोरर थीं। उन्होंने खेले गए 9 मैचों में 2 अर्धशतक बनाए थे। सूची में शीर्ष पर मंधाना के साथ इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट शामिल है। विराट कोहली बने एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। थोड़ा सा गलत ये सूचना है, इसको सही कर लीजिएगा, ऐसे कंफ्यूजिंग बहुत सारे न्यूज आती हैं। यहाँ पे विदेशी जमी पर लिख दीजिएगा। जो विदेशी दौरे होते हैं ना, कुछ ये एक होता है कि देशी पिच पे खेल रहे हैं, विदेशी पिच पे खेल रहे हैं। तो विदेशी जो दौरे होते हैं उसमें वनडे मैचों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। हालांकि अभी अगर देखा जाए विश्व भर में सबसे ज्यादा वनडे रन किनके हैं, तो सचिन तेंदुलकर के हैं। सबसे ज्यादा विदेशी जमी पर रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो उसका नाम है कुमार संगकारा। वो हैं श्रीलंका के, ठीक है, कुमार संगकारा। फिलहाल विराट कोहली ने विदेशी जमी के मामले में, रन बनाने के मामले में, वनडे में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, याद रखिएगा। तो 19 जनवरी 2022 को विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए विदेशी जमी पर। उन्होंने पार के बोलैंड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में यह उपलब्धि हासिल की। मौजूदा वनडे में 9 रन बनाने के बाद कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए, जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में 5065 रन बनाए थे विदेशी जमी पर। यहाँ विदेशी जमी पर कर लीजिएगा ना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। कोहली के नाम भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड भी है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021।
तो फुटबॉल में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 समारोह वर्चुअली ज्यूरिख में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन चुने गए? रॉबर्ट लेवांडोस्की। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलेस। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर डॉर्ड मैंडी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टियन एंडलर। फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एवं मेडिकल स्टाफ को। क्विज देख लेते हैं। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत वस्तुतः आयोजित किया गया था? A16 ये संस्करण, A16वां संस्करण, ठीक है, ए वाला राइट है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को वस्तुतः संबोधित किया है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सेवाओं को मजबूत करने के लिए गठित कार्य समूह का प्रमुख कौन है? तो ये हैं शशि शेखर वेम्पति, बी वाला राइट आंसर है। तस्नीम मीर भारतीय दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी, वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो तस्नीम मीर किस खेल से जुड़ी हैं? बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, अंडर 19 में। बिरजू महाराज जिनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित हैं? तो ये है कथक नर्तक, कथक नर्तकी नहीं नर्तक, सी वाला राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया है? तो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। बजरंगी भाईजान में उनके प्रदर्शन के लिए किस अभिनेत्री को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 मिला? हर्षाली मल्होत्रा को। किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ हाथ मिलाया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने। निम्नलिखित में से किसने 2022 इंडिया ओपन मेंस डबल्स खिताब जीता? तो साविस कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण जनवरी 2022 में होगा? तो ये संस्करण कौन सा होगा? 20वां संस्करण ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। गिफ्ट सिटी में पहला बिटकॉइन और ETF लॉन्च करने के लिए किन कंपनियों ने इंडिया INX के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो A और B दोनों ने, ठीक है, A और B अर्थात टोरस क्लिंग ब्लॉकचेन IFC और कोसेमा फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने। हालांकि इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 2022 इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? हाँ, ये महत्वपूर्ण है, तो लक्ष्य सेन ने, चर्चा में रहे काफी। DBT बिरैक समर्थित स्टार्टअप का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ का वैश्विक महिला स्वास्थ्य तकनीक पुरस्कार मिला, काफी चर्चा में रही है। तो ये B और C दोनों होगा इसका राइट आंसर। इनएक्ल टेक्नोलॉजीज और निरामाई हेल्थ एनालिटिक्स, इन दोनों संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया गया। ग्राहकों को 3-in-1 बचत खाते की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ भागीदारी की है? तो NSDL पेमेंट्स बैंक ने। बैंकिंग की जो परीक्षा देते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। IOA ने एशियाई खेलों 2022 के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भूपेंद्र सिंह बाजवा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। गगनयान कार्यक्रम की चालक दल क्षमता क्या है? कितने चालक गगनयान में रहेंगे? क्षमता क्या है? तो 3, ठीक है। तो परीक्षण इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। लंबी अवधि का यह परीक्षण 3 चालक दल वाले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। IOA ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में, चलिए तो देख लिया हमने, किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं राकेश आनंद, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया है? राकेश आनंद को। तो याद रखेगा, एशियाई मिशन के लिए भूपेंद्र सिंह बाजवा को और राष्ट्रमंडल खेल जो कि बर्मिंघम में आयोजित होंगे 2022 में, उसके लिए राकेश आनंद को। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को लोकपाल योजनाओं के तहत शिकायतों का अधिकतम हिस्सा प्राप्त हुआ? तो उत्तरी क्षेत्र को, ठीक है, शिकायतों का अधिकतम हिस्सा। किस देश ने कैनावेरल संयुक्त राज्य अमेरिका से अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है?
तो दक्षिण अफ्रीका ने। तो दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने 2022 इंडिया ओपन महिला एकल का खिताब जीता? तो किसने? बुसानन ओंगबामरुंग फान ने 2022 इंडिया ओपन महिला एकल खिताब। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।